इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या था बताया था कल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, पेयर है, द पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो ये बन गया डायपोल। अब इसमें क्या है, हम ऐसे देखेंगे, एक हमारा डायपोल का नेम दे दिया, जैसे सपोज ए बी डायपोल है। चार्जेस क्या होंगे, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस हम लेके चलते हैं 2l, तो ये डायपोल तैयार हो गया। ठीक है, तो डायपोल हो गया। दूसरा एक वर्ड और याद करना था, वो था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और P होता है Q इंटू 2l, और वेक्टर क्वांटिटी है ये। कोई भी एक चार्ज और चार्जेस के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट होगा डायपोल मोमेंट। तो ये तो डेफिनेशन में कुछ है ही नहीं, सीधे सीधे चार्ज और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, डायपोल मोमेंट के। डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, हाँ डायरेक्शन होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, और वो होगी माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, इस तरह से, निगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट होगी, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम, और लेंथ कूलाम इंटू मीटर, इसकी यूनिट हो जाएगी। तो डायरेक्शन मिल गई और यूनिट, और डेफिनेशन तो सिंपल सी है ही, डायपोल का कोई भी एक चार्ज, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल है, और उन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, डायपोल मोमेंट। तो वेक्टर क्वांटिटी है ये। इसके बाद अब हमें इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो डायपोल से हमें क्या चाहिए, फील्ड चाहिए, कितना फील्ड होगा। तो उसके दो डेरिवेशन है, एक है एट एक्सियल लाइन, एक हम कैलकुलेट करेंगे एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन होती क्या है, द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस ऑफ डायपोल, दो ही चार्ज है उसके पास ऑफ डायपोल, इसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन क्या दिखाई देगी, वो हमें इस तरह से दिखाई देगी, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू, दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन है, ये कैसे भी सोच लो इस लाइन को, तो ये हमारी यहाँ पर ये जो लाइन बनती जाएगी, ये क्या होगी, इसकी एक्सियल लाइन। तो इस एक्सियल लाइन पर अब हमें फील्ड चाहिए, किस पर चाहिए, एक्सियल लाइन पर। एक्सियल लाइन पर फील्ड कैसे निकालेंगे, उसका फिगर समझो, मेन फिगर है, फिगर हो जाएगा तो फिर कोई डेरिवेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने क्या किया, एक डायपोल ले लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू, नेम मेंशन कर देते हैं इसका ए बी, मिड पॉइंट और ले लो इसका ओ। तो ये तो डायपोल हो गया हमारे पास में। अब इस डायपोल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं, कहां पर, एक्सियल लाइन पर। तो एक्सियल लाइन बन गई, पी पॉइंट कहां पर रखा हुआ है, मिड पॉइंट से, और जिस पॉइंट पर फील्ड चाहिए वहां तक की डिस्टेंस हो गई आर। टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या कहो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, तो फिर ये एल और एल हो जाएगी ये। तो अगर हम यहां से जाएंगे, तो अगर हम यहां से चलेंगे एल और एल, तो यहां से हम चलेंगे तो कितनी डिस्टेंस होगी, ये आर प्लस एल, सही है। और यहां से देखेंगे तो ये होगी आर माइनस एल। देखो यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर, यहां से पी तक आर, इसके इधर बढ़ो एल, तो आर प्लस एल। और अगर हमें यहां से आगे चाहिए तो इतना माइनस कर दो, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, आर माइनस एल आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता ही है सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए बताई थी। पॉजिटिव टू पॉइंट और पॉइंट टू नेगेटिव। तो पॉइंट ये है, नेगेटिव चार्ज है, तो पहले इसके लिए अगर हम बोलेंगे तो पॉइंट टू नेगेटिव ये डायरेक्शन होगी, और इसे हम बोलेंगे ई ए, पॉइंट टू नेगेटिव। और पॉजिटिव के लिए चलो, पॉजिटिव टू उधर चले जाओ, तो पॉजिटिव टू पॉइंट, अब ये डायरेक्शन आएगी इसकी, और उसको हम बोलेंगे ई। बस अगर ये फिगर बन गया तो डेरिवेशन कुछ नहीं है फिर, क्योंकि बस हम सिंपली ई के फॉर्मूला लगा के ई ए और ई बी निकालेंगे। डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट, तो क्या करेंगे? माइनस, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया डेरिवेशन? एक्सियल लाइन क्या होती है वो पता लग गई, दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम उधर की तरफ फील्ड निकाल लो चाहे इधर निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर करना क्या होगा, मैं जब हम पॉइंट रख लेंगे पी पॉइंट कहीं भी एक्सियल लाइन पर, मिड पॉइंट से डिस्टेंस नोट कर लेंगे आर, तो हमें ए से यानी कि माइनस क्यू चार्ज से भी डिस्टेंस मिल जाएगी और प्लस क्यू से मिल जाएगी। फिर क्या करना है, ई ए और ई बी कैलकुलेट करनी है, तो पहले वही निकालते हैं, ई ए और ई बी। तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले निकाल रहे हैं माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज ये वाला है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ए से डिस्टेंस आर प्लस एल का स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर इसे बोल देते हैं फर्स्ट। अब दूसरा निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के लिए इसे क्या बोलेंगे, ई ए। अब हम क्या लिखेंगे, ई बी, और ये होगा के आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, माइनस करना है, बड़े में से छोटे, इनमें से कौन सा बड़ा है? यही बड़ा है। न्यूमरेटर तो दोनों का सेम है, दोनों में के क्यू आ रहा है, तो डिनोमिनेटर देख लो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी, तो ये बड़ा है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, छोटी। ये छोटा है तो वैल्यू बड़ी आएगी, तो सिंपल हम माइनस करेंगे बस। तो हम बोलेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, एट पॉइंट पी, या एट एक्सियल पॉइंट लिख देंगे। तो इसे हम बोलेंगे ई इज इक्वल टू, कौन सा बड़ा था, ई बी, तो ई बी माइनस ई ए। ई बी की वैल्यू आई थी के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सिंपल मैथ है, इसमें कुछ नहीं है। अब आगे के क्यू कॉमन, एलसीएम ले ले एक बार में, क्या होगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस, भाई दोनों अलग अलग ही है तो उनका एलसीएम क्या है, यही आएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन अपॉन में ही तो है, और इसका, तो यहाँ पर ऊपर आएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा सबको, के क्यू, नीचे जो है उसे हम लिख देते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, कैसे, ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस, और दोनों पे स्क्वायर है तो वो स्क्वायर इसलिए लगा हुआ है, तो नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी के लगा दिया। अब इसका स्क्वायर भी ओपन करो, इसका स्क्वायर भी ओपन करना है, तो इसका कर देते हैं पहले, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट तो लगाना पड़ेगा क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ था इसलिए। अब उस माइनस को अंदर ले जाओ, तो साइन चेंज, के क्यूब ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस प्लस टू आर एल, और अपॉन में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, तो ये हो गया के क्यू ब्रैकेट, कुछ कैंसिल हो रहा है, क्या क्या गया इसमें से, आर स्क्वायर से, और बस ऊपर क्या बच रहा है, फोर आर
और अपॉन में इक्वल आ जाते हैं के क्यू। देखो ऊपर जो लिखा है उसे ऐसे लिख रहे हैं, समझ लेना खुद ही। सही है। यहाँ पर 4RL है ना, तो दो दो अलग अलग कर लिए, 2R और 2L। Q इंटू 2L अभी अभी पढ़ा था, P। ये गया Q इंटू 2L क्या है, P। इसीलिए उसे चेंज किया हमने, Q इंटू 2L को क्या लिख देंगे, P इसको। तो ये हमारे पास आएगा K P 2R अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। इसी को हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास ई एक्सियल आ गया है। ई एक्सियल इज इक्वल टू के 2PR अपॉन R² माइनस L² का होल स्क्वायर। यही लिखा था, देख लो। के 2PR है, 2PR और नीचे R² माइनस L²। ये मेन फॉर्मूला हमारे पास आ गया। ठीक है। इसमें क्या है, एक चीज हमने डेफिनेशन पढ़ी डायपोल की, तो डायपोल में लिख रहे थे कि जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में वो कैसी है, और डिस्टेंस जो आर है वो तो कुछ भी हो सकती है। तो आर जब कुछ भी हो सकती है तो सोचना, एक डेफिनेशन में भी जब चल रहे थे तो ये आ रहा था कि भाई एटम के स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम। तो इसका मतलब हुआ एल जो होगा वो कुछ नहीं होगा, तो माइनस में 15 चल रही थी, -10 होगी। और अगर हम सेंटीमीटर भी लें आर को, तो ये कहाँ चलेंगे, -2 में। मिलीमीटर लेंगे तो -3, और वो माइनस में 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल की वैल्यू बहुत छोटी, एज एल इज वेरी स्मॉल विद रेस्पेक्ट टू आर। आर के रेस्पेक्ट क्या है, ये एल की वैल्यू बहुत छोटी है। सो निग्लेक्टिंग निग्लेक्टिंग L² विद रेस्पेक्ट टू R²। एल को निग्लेक्ट कर दो, मतलब हटा दो। और एल को हटाओगे तो क्या मिलने वाला है हमें, K2PR अपॉन R⁴ यही बचेगा। L² तो खत्म, R² का होल स्क्वायर है, तो R⁴ एक R, तो क्या बचा, ई एक्सियल K2P अपॉन R⁴। या फिर ऐसे नहीं तो ऐसे लिख लो, ये ई एक्सियल की वैल्यू आ गई। E इज इक्वल टू क्या है, K2P अपॉन R⁴। याद इसी को रखेंगे, 1/4π को बोलेंगे हम, K2P अपॉन R⁴। अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब था तो उसमें आया था फॉर्मूला E इज इक्वल टू KQ अपॉन R²। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आ रहा है, तो डायमेंशन सही है। क्यों सही है, इसमें R², इसमें डायमेंशन नीचे R² आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में RQ आ रहा है, तो डायमेंशन तो चेंज नहीं हो गई है। ऊपर P है, P में Q इंटू 2L है, तो Q इंटू 2L का मतलब एक डिस्टेंस ऊपर है, वो डिस्टेंस से डिस्टेंस, तो वो चार्ज बचेगा और नीचे R² बचेगा, तो कोई चेंज नहीं है। फिगर को देखते हैं जरा। इस फिगर में देखना किस में से माइनस किया था तुमने, EB में से। कैलकुलेट करने के लिए क्या किया था, EB में से EA को माइनस किया। तो याद करो वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि जब हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं तो रिजल्टेंट कहाँ होता है, बड़े की डायरेक्शन में। रिजल्टेंट कहाँ होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो यहाँ होगा इस डायरेक्शन में। EB बड़ा है तो रिजल्टेंट कहाँ होगा, EB की डायरेक्शन में। EB कहाँ पर है वो देखो, EB कहाँ है, EB है, हम बोल देते हैं कि P की डायरेक्शन में। -Q से +Q था डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, -Q से +Q है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो वो हमने बना दी। और फील्ड की डायरेक्शन आ रही है कि EB में से EA को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट वही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते समय लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म।
वेक्टर फॉर्म में चलते हैं। ई वेक्टर किसके लिए? एक्सीएल के लिए। ये होगा K2P वेक्टर अपॉन, सीधा सीधा P की जो डायरेक्शन है वही E की डायरेक्शन है। तो मतलब कुछ करना नहीं है, मैं सीधे सीधे वेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं हम डायरेक्ट। समझ गए से? तो इसमें कुछ नहीं है, ये अभी नहीं आगे आएगा जब देखेंगे अपोजिट क्या हो रहा था। तो प्रोसीजर समझ लो, प्रोसीजर सिंपल सा है, फिगर अगर तुमने बना लिया तो सब कुछ हो जाएगा। मेन फिगर है, ठीक है। और फिगर एकदम सिंपल सा है, एक्सियल लाइन पे पॉइंट P ले लो, सेंटर से डिस्टेंस R, फिर माइनस क्यू और प्लस क्यू से डिस्टेंस निकालो, दोनों फील्ड निकालो, माइनस कर दो। इतना ही तो डेरिवेशन है केवल। बाद में जाके क्या करेंगे हम, एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट निगलेक्ट कर देंगे, बस। क्लियर? अब दूसरा था इसका डेरिवेशन, वो है एट इक्वेटोरियल लाइन। सेकंड, अच्छा, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या है? हाँ, इक्वेटोरियल लाइन है लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पासिंग, कहाँ से पास हो रही है? पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ डायपोल, ऑफ डायपोल। इसका डेरिवेशन भी जैसे अभी किया है वैसे ही है, बस रिजल्टेंट निकालते समय थोड़ा सा काम बढ़ता है बस, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा, प्रोसीजर चेंज नहीं है। तो डायरेक्ट फिगर से समझते हैं इसे। हमने क्या किया, ये डायपोल बना लिया, माइनस क्यू और इधर डायपोल बन गया। इसका मिड पॉइंट, इसका नेम मेंशन कर देते हैं ए बी। डिस्टेंस हमें पता ही है 2L, और मिड पॉइंट है इसका O। यहाँ तक कुछ नहीं है, डायपोल बनाया सिंपल अभी हमने। अब क्या करना है, एक इक्वेटोरियल चाहिए, एक्सियल लाइन यही है, इक्वेटोरियल कहाँ होगी? परपेंडिकुलर, कहाँ से पास होगी? मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट से पास कर देते हैं इसे, ये लाइन बना दी, और यहाँ आ गए हम P पॉइंट पर। अब डायरेक्शन कहाँ कैसे पता लगाते हैं हम पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए? पॉइंट टू नेगेटिव, पॉइंट टू नेगेटिव, ये कौन है? ई ए, और पॉजिटिव टू पॉइंट, तो ये हो गई ई बी। ई ए और ई बी आ गई हमारे पास, डायरेक्शन आ गई दोनों, वही पुराना चल रहा है। पॉजिटिव के लिए था पॉजिटिव टू पॉइंट, और नेगेटिव के लिए था पॉइंट टू नेगेटिव, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में होगा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या चाहिए होगा तुम्हें? एंगल, एंगल चाहिए। अब इस फिगर को देखते हैं पहले। सपोज अगर हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि इसकी डिस्टेंस है आर, ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक की, अभी भी हमने यही डिस्टेंस ली थी, ओ से पी तक की आर। अब हमें चाहिए होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हम, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूं मैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए फील्ड क्या होगा? ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर, आर स्क्वायर होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है? उस चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस। तो माइनस क्यू कहाँ पर रखा है? ए पर, पॉइंट कहाँ पर है? पी पर। तो ए पी चाहिए, ए पी चाहिए, तो ए पी इस फिगर से निकाल, क्या होगा बोलो? ये ए पी यहाँ पर लिख देते हैं, ए पी की जो वैल्यू होगी, आर स्क्वायर छोड़ो, यहाँ पे लिख देते हैं ए पी और बी पी इक्वल होगा क्या? देखो पहले तो, ये डिस्टेंस और ये इक्वल होगी, क्योंकि ये आर, ये एल, ये भी एल। तो पाइथागोरस इसमें लगाओगे तो ये भी आएगा अंडर रूट में कितना? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये वैल्यू भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं? सेम, इक्वल आ गई। एक और बात पढ़ी है, कोई एक ट्राइंगल हो और अगर उसकी दो साइड्स इक्वल हो, तो उसके सामने का जो एंगल है वो भी इक्वल होता है। तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसका मतलब हुआ इसके सामने का एंगल ये, और इसके सामने का एंगल
ये दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल। सपोज कुछ भी कंसिडर कर लो, थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, थीटा एंगल कंसिडर कर लिया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं इसके ए बी के पैरेलल, ये जो लाइन डॉटेड में। अब जरा देखना, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे, कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। यही बन रहे हैं, देखो बन रहा है क्लियर। एक ये लाइन देखो और एक ये देखो नीचे, इसे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ये एंगल बन गया और ये एंगल बन, सही है। दूसरा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऐसा। ऐसा होता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एक एंगल ये बना और एक एंगल यहाँ बन गया, थीटा बन गया हमारे पास में। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना बन गया, 2 थीटा। वो रिजल्टेंट में हम यूज करेंगे। एंगल चाहिए था, वो हमारा काम हो गया। एंगल समझ में आ गया। ये थीटा है तो ये थीटा होगा, क्या बोलते हैं इसे, करस्पॉन्डिंग एंगल। और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो रहे हैं, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी। तो ये हमारे पास आ जाएगा के क्यू अपॉन, कितना आएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई ए की वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के लिए ई बी निकालेंगे हम इसे, और ई बी इज इक्वल टू सेम के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर, प्लस क्यू यही रखा है यहाँ से पी तक बीपी, और बीपी भी यही है, कितना, अंडर रूट में आर स्क्वायर पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया हमारे पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ये ई बी की वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो प्रोसीजर वही है अभी भी, उसमें भी माइनस क्यू के लिए निकाला था और प्लस क्यू के लिए, बस थोड़ा सा आसान ये हो गया था वहाँ पे, वो सीधा सीधा आया था आर प्लस एल और आर माइनस एल, यहाँ पाइथागोरस से निकली डिस्टेंस, लेकिन प्रोसीजर वही है। डायरेक्शन भी वैसे ही निकाली, प्लस के लिए प्लस से पॉइंट की तरफ, और माइनस के लिए पॉइंट से, तो डायरेक्शंस आ गई हमारे पास। अब हमें रिजल्टेंट चाहिए, ई ए ई बी मिल चुका है, दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया है, 2 थीटा। तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओ, रिजल्टेंट, हम्म अभी देखो, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है किसके लिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अंडर रूट में ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 EA EB और कॉस थीटा, और थीटा कितना है, 2 थीटा। थीटा एंगल यहाँ पर 2 थीटा है तो वो 2 थीटा लिखेंगे हम। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो थी अभी, उन दोनों से चीज क्लियर है कि ये दोनों वैल्यू सेम है, ये भी वही आया है और ई भी वही है, सेम वैल्यूज हैं। सेम वैल्यूज का मतलब हो गया कि हम एक ही चीज लिख देना, दो क्यों लिख रहे हैं हम, ई ए स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर प्लस 2 EA स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई हो गया, और इनटू कॉस 2 थीटा, ये ऐड कर लो, 2 EA स्क्वायर, 2 EA स्क्वायर, और जो लिखा है उसे लिखा रहने दो, कॉस 2 थीटा। कॉमन आ जाएगा क्या, 2 EA स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मैथ्स वाले बच्चे बताओ, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, या फिर कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, एक फॉर्मूला ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और एक कहता होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। तो
cos 2 थीटा प्लस किसके इक्वल होगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। 10th का ट्रिग्नोमेट्री है, मैथ्स वाले तो बोल देता हूँ वैसे ही। नहीं था? 11th में मैंने ही पढ़ाया था। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग के फॉर्मूला मैंने सब लिखाए हैं। 2a² तो है ही। 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या लिखोगे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? स्क्वायर रूट से निकालें। हाँ हाँ, 2 इंटू 2 4, स्क्वायर रूट में 2 बाहर, ए स्क्वायर में से ए बाहर, और कॉस स्क्वायर में से कॉस थीटा बाहर। तो सब बाहर आ जाएगा, स्क्वायर खत्म कर दो बस। क्या बचा हमारे पास में? E इज इक्वल टू 2EA कॉस थीटा, यही बचा। 2 बाहर, ए स्क्वायर में से ए और कॉस स्क्वायर में से कॉस थीटा। वैल्यूज रख देते हैं। E इज इक्वल टू 2, ई की वैल्यू आई थी KQ/R² प्लस इंटू कॉस थीटा। फिगर में से निकाल दो कॉस थीटा। पंडित बद्री प्रसाद को बुलाओ। क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? L, और हाइपोटेन्यूज ये। तो L अपॉन अंडर में R² प्लस L²। R अपॉन L अपॉन अंडर में कितना है? R² प्लस L²। देखो फिर से, K Q इंटू 2L ऊपर, K Q इंटू 2L नीचे, R² प्लस L² की पावर एक आधा है ये, एक ये आधा ये, अंडर का मतलब 1/2, और इसकी पावर कितनी है? 1, 1 प्लस 1/2। समझ में आ गया? ये पावर है 1 और ये पावर है हाफ, तो 1 प्लस हाफ 3/2। ये हमारे पास इक्वेटोरियल आ गया। इसे थोड़ा चाहो तो Q इंटू 2L को क्या लिख सकते हो? P। तो Q इंटू 2L P और लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल इक्वल होगा KP अपॉन R² प्लस L² होल पावर। अभी रुक, अब इसमें कंडीशन क्या होगी? वही, एज R is very very greater than L, so neglecting L² with respect to R²। L² को निगलेक्ट कर दो, क्या बचा? KP अपॉन R⁴ किसकी वैल्यू है? तो बड़ा छोटा पता लग गया। एक्सीएल पे आया था K2P अपॉन RQ, तो वो बड़ा है। उसमें आया था K2P अपॉन RQ, तो वो बड़ा है। और इसमें आ रहा है KP अपॉन RQ। अब डायरेक्शन में आ जाओ, इन वेक्टर फॉर्म। ई वेक्टर इक्वेटोरियल के लिए KP अपॉन RQ। P पर क्या लगा देंगे हम? वेक्टर। लेकिन फिगर देख के देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां होगा बीच में, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है और दोनों एंगल भी सेम, तो ठीक बीच में आ गया ये। किसकी वैल्यू? रिजल्टेंट। P कहाँ है? माइनस से, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। तो अपोजिट करने के लिए क्या करोगे? माइनस लगाएंगे। अब सही है। तो एक्सियल पर डायरेक्शन सेम होगी P और E की, और इक्वेटोरियल पर अपोजिट डायरेक्शन आएगी, तो इसलिए किसका साइन लगेगा? माइनस का साइन लगेगा। तो दो डेरिवेशन है ये, और दोनों एक दो बार करोगे, बहुत सिंपल से हैं। सिंपल से इसलिए क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है तुम्हें, बस एक कंसेप्ट। हाँ, कंसेप्ट बस इतना सा याद रखना है, पहले हमें दोनों के फील्ड निकालने, फिर डायरेक्शन के हिसाब से उसे सॉल्व करना है। इस जो अभी फिगर बनाया था, उस फिगर को एक बार और देखो। एक प्रोसेस और है उसे सॉल्व करने की। जैसे अगर हम यही लेके चल रहे थे -Q और +Q, है ना? मिड पॉइंट कहाँ था इसका? यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर थे? R, और ये पॉइंट
पी, फिर हमने किया कि भाई .2 नेगेटिव होगा ए और +2 होगा कौन, ई बी। फिर यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी, ये एंगल थीटा था, ये भी थीटा हो गया था, इससे ये थीटा हो गया था, और ये तो इतना सारा काम तो सेम किया है। अब देखो कंपोनेंट ब्रेक किए थे कभी, कैसे, कॉस और साइन, कॉस कहाँ आता है, एंगल के, ई ए है ये, तो ये आएगा ई ए कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ई ए साइन थीटा, यही आएंगे। ऐसे ही क्या करना है तुम्हें, ई बी के भी कंपोनेंट ब्रेक कर दो, ई बी इधर कॉस थीटा आएगा और इसके परपेंडिकुलर ई बी साइन थीटा, यही आएंगे। ई ए और ई बी कैसे थे, इक्वल, अगर ई ए और ई बी इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा भी इक्वल होगा। कैंसिल हो गए, तो ये दोनों खत्म, ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये ई ए और ई बी एक ही बात है, 2 EA कॉस थीटा, टू ई ए कॉस थीटा डायरेक्ट आ सकता है, मतलब हम इसे सॉल्व ही नहीं करें, हम कंपोनेंट ब्रेक करें और कंपोनेंट ब्रेक करने के बाद वहां पे हम लिख देंगे कि जो इसका साइन कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा और कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट विल बी दिस, डायरेक्ट कर सकते हैं इसे, मतलब कंपोनेंट ब्रेक करके कर सकते हैं, तो ये तुम्हारा ये स्टेप गायब हो जाएगा इसमें से, वो उसकी जगह वही दो लाइन बढ़ेंगी कि साइन कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है और कॉस कंपोनेंट ऐड हो रहा है, बस इतना बढ़ा के तुम चेंज कर सकते हो इसे। तो दो पैटर्न हो सकते हैं, या तो रिजल्टेंट से निकाल दो या कंपोनेंट ब्रेक कर दो। सही है, चलो नोट करो।